अमित शाह पहुंच गए हैं आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू से। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होना है। उससे पहले बताया जा रहा है 18 से 20 पोर्टफोलियो चंद्रबाबू नायडू को स्टेट में दिए जा रहे हैं, बीजेपी के 2। तो यह तो साफ है कि सेंटर में हमें करने दो, स्टेट में तुम करो। लेकिन जहां जहां बीजेपी को नुकसान हुआ है उसकी बात तो करनी पड़ेगी। और मोहन भागवत जी के इस कमेंट को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनकी शब्दावली, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बदला हुआ। दे आर ऑल इंडिकेशंस। विजय जी, सुधांशु जी को भी। ऐश्वर्या, आपने बिल्कुल ठीक तरीके से पहचाना है, मर्ज को भी बिल्कुल ठीक तरीके से पहचाना है। और संघ प्रमुख को और आरएसएस को, बीजेपी को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी की आत्मा के तौर पे देखा जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि वो ऊपर वाला सब देख रहा है, तो वो ऊपर वाला सब देख रहा है। और संघ प्रमुख ने जिस तरह से जिन बातों का जिक्र किया, मणिपुर का जिक्र किया, वो तो है ही। उसके बाद उन्होंने कहा कि इवॉल्व द कंसेंसस। उसके बाद उन्होंने कहा कि अहंकार छोड़ना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण है। और मंथन भी होगा। जो हार हुई है, मतलब हार का मतलब जो नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह का नुकसान हुआ, आधी सीटें आपकी रह गई। और यदि बीएसपी को वो 16 सीटों पर जो वोट मिला है वो विनिंग मार्जिन से काफ़ी ज़्यादा है। अगर बीएसपी कहीं इधर इंडिया गठबंधन के साथ होती तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होती, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, तो इस सब पर तो मंथन होना चाहिए। और वो अहंकार भी छोड़ना चाहिए। खासतौर से संघ प्रमुख ने जो बात कही कि चुनावों में जो बात हुई उस कटुता को नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो कटुता खत्म हो जाए और अब आगे बढ़ा जाए। लेकिन ये बात साफ है कि ये सरकार 5 साल गिरने वाली नहीं है, कमज़ोर होने वाली नहीं है और हिलने डुलने वाली भी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी के हैं आंध्र प्रदेश में और जेडीयू बिहार में है, उन दोनों को अपने अपने राज्यों में अपनी सरकार चलाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। इसलिए उनकी टर्म्स कंडीशंस नहीं चलेगी। वो मंत्रिमंडल में भी आपने देख लिया कि जो सीसीएस के चारों मंत्रालय हैं वो यहाँ पर हैं। और इतनी भारी भरकम सरकार जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 4 पूर्व अध्यक्ष और 6 पूर्व मुख्यमंत्री हों और उसके ऊपर 7वें पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो इस सरकार को चलाने पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सबको साथ लेकर आना चाहिए। ये न्यूक्लियर फैमिली से अब जॉइंट फैमिली बन गई है। ये इस सरकार को चलाने वाले न्यूक्लियर से जॉइंट बन गए, टॉल वाली विंडो घरमा जी। बिल्कुल। लेकिन मैं राहुल देव जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद सुधांशु जी, आप एक साथ दोनों के साथ, दोनों का आप जवाब भी दे सकते हैं और आपके ओपनिंग कमेंट्स भी। राहुल जी, नीतीश और नायडू, दे बोथ, ये मतलब ये दोनों मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन इनको संभाल भी नरेंद्र मोदी ही सकते हैं। और जिस तरह से सेंटर में आप देखिए पोर्टफोलियो डिवीजन हुआ है, तो कोई बहुत खास या कोई हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियो नहीं है, उनको कंटेन किया गया है। इसका मतलब स्टेट में चंद्रबाबू नायडू को फुल फ्रीडम दी जाएगी एंड चंद्रबाबू नायडू इज ओके विद इट, वो उसके साथ ठीक है। नीतीश कुमार को कैसे हैंडल किया जाएगा वो देखना है। राहुल जी और फिर सुधांशु। मुझे लगता है नहीं कि कोई समस्या होगी इन दोनों को हैंडल करने में। सभी लोग अनुभवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, जानते हैं कि अब इस तरह के जनादेश के बाद उनको आगे की राजनीति अपने अपने प्रदेशों में करनी है और वहाँ पर भी उनको बीजेपी के समर्थन की और सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता नहीं, कोई कारण मुझे नहीं दिखता जिसके कारण वो इस सब शुरुआत जो हुई है इसको वो भंग करने की या इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। कोई अनहोनी बात हो जाए तो वह एक अलग बात है। तो मुझे उनकी सरकारों की स्थिरता में, उनके इस गठबंधन में रहने के बारे में भी कोई संदेह और शंका नहीं है। तो वो अब सब इतने अनुभवी लोग हो गए हैं कि उनसे ये मानना कि वो कुछ इधर उधर करेंगे, ऐसा है नहीं। अगर उन्होंने लेकिन राहुल जी स्वीकार की है, सोच समझ के की है। और अब हाँ, मैं आपके इसी पॉइंट को लेके सुधांशु जी के पास जा रहा हूं कि कई बार जब सारे ही हैवी ड्राइवर हो जाते हैं, जब सारे ही इतने अनुभवी हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात सुधांशु जी, एवरीवन इज टू एक्सपीरियंस। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये सब, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सब इतने हैवी कि कई बार जब इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स एक साथ आते हैं या तो कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे अभी विजय जी ने कहा, मतलब राहुल देव जी इज नॉर्मली वेरी क्रिटिक, वो मतलब बहुत माइन्यूटली क्रिटिक भी करते हैं और आप लोगों की बहस भी होती है, लेकिन अभी वो भी कह रहे दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार ये होता है, ये बड़े बड़े लोगों को मैनेज करने में कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। सुधांशु जी। देखिए, ये विचार विपक्षी दल अपने हिसाब से रख सकते हैं, परंतु जहां तक आपने कहा मैनेज करने की समस्या, तो मैं बताना चाहता हूं इंडी गठबंधन की 232 सीटें जो गिनाई जा रही हैं
आज तो 50-52 सीटें तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं जी। पश्चिम बंगाल की 42, पंजाब की 13 यानी 55 और केरल की 20, 75 सीटों पे तो एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। इसमें तकरीबन 50 सीटें तो एक दूसरे से लठ बजा के आए हैं। तो मजे की बात यह है कि वो टेक्निकली तो दिख रहे हैं एक साथ, परंतु उनके राज्य में तो एक दूसरे के विरुद्ध और कहीं कहीं पर तो खूनी संघर्ष भी हुआ है। मतलब पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी आरोप है कि उनकी भी हत्याएं हुई हैं और अधीर रंजन चौधरी ने कहा देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। अब याद करिए पिनारी विजयन ने ओपनली बोला था कि भाई राहुल गांधी जी क्यों केरल से लड़ रहे हैं, उनको बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड से जाके लड़ना चाहिए, कम्युनिस्टों से क्यों लड़ रहे हैं। तो यहां तो हकीकत है। और आप देखिए अभी हमारे ऊपर तो सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी कि कांग्रेस से गठबंधन खत्म, विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में जो गठबंधन था लोकसभा तक के लिए था, तो वहां लड़े हैं और पहला बिखराव दिख गया है। उसके बावजूद सवाल एनडीए से हो रहा। और जिन दो लोगों के बारे में बात हो रहा, राहुल जी ने सही बात कही, अच्छी बात कही। देखिए नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी दोनों बहुत अनुभवी और परिपक्व लोग हैं। और अगर आप देखें तो जेडीयू पिछले 29 सालों में 1995 में हमारा गठबंधन हुआ था, 26 साल बीजेपी के साथ रही है। 1.5 साल के 2 इंस्टिंक्ट छोड़ दिए जाएं। हमारी 3 सरकारें एनडीए की रहीं, तो चंद्रबाबू नायडू जी हमारी 2 सरकारों में यानी अटल जी की सरकार और मोदी 1 में हमारे गठबंधन सहयोगी रह चुके हैं। तो इनसे भी हमारा पुराना वो रहा है। और अगर आप देखें तो आंध्र और बिहार दोनों की सरकार में भी हम उनके साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंस है कि वो सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। हमारा उनका संबंध राज्य में भी है। और हम तो एक और बात भी कह रहे हैं, हम तो ओपनली कह रहे हैं कि राज्य में हम मिलकर लड़ेंगे। आज क्या कोई कांग्रेस का नेता ये कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे? और अब आप यही देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कहा वो 403 विधानसभाओं में यात्रा निकालेगी। अब ये बताइए 403 में निकालने का क्या मतलब है? और ये जानते क्या हो रहा है, जिस फैक्टर ने इनको जोड़ा था अब वही इनके लिए समस्या बनेगा। साफ शब्दों में कह रहा हूं, मुस्लिम वोट को एक साथ लाने के लिए सपा और कांग्रेस एक हुए थे। अब जो कांग्रेस का राइज हुआ है ना, वो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, सपा के लिए है। क्योंकि अब क्या होगा कि वो जो जिसे ऑन द लाइटर नोट कहूं कि वो मुस्लिमों से कांग्रेस कह रही है देख मैं तेरा आशिक पुराना, तो सपा कहेगी अरे देख तो मेरा याराना जो मैंने पिछले 20 साल से निभाया। तो अब चुनौती इस बात की है कि कहीं वो पुराने आशिक की आशिकी जाग गई तो इनके हाथ से न चली जाए जो 90 के दशक में सपा ने कांग्रेस से छीना था। कहीं कांग्रेस का राइज देखकर वो वापस न चला जाए। अन्यथा हमारे भाटी जी भी समझदार लोग हैं और वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो ये बता दें कि 403 विधानसभाओं में कांग्रेस की यात्रा को वो किस रूप में देखते हैं, फिर हमसे बात करें। हमारे यहां तो सारी चीज स्पष्ट हमने कह दिया, हम मिलकर भी लड़ेंगे और साथ साथ हैं सीटों के बंटवारे सारे फार्मूले। मैं आपकी बात मानता हूं,